हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल सेमेस्टर 6 की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसकी यूनिट टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है मौसम मानचित्र। इस यूनिट में आपको पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 19 उन सभी के आंसर और उनके जो शीटें बनेंगी, डायग्राम बनेंगे, प्रतीक चिन्ह बनेंगे, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को यहाँ से अपनी फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन 1, मौसम किसे कहते हैं? इसका आंसर है मौसम किसी निश्चित स्थान पर किसी विशेष समय पर प्रेक्षित वायुमंडलीय दशाओं को उस स्थान का मौसम कहते हैं। जैसे किसी स्थान का प्रातःकालीन अथवा सायंकालीन मौसम। ये पहला आंसर आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर है आपका भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय मौसम भवन, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? इसका उत्तर है भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन पुणे से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मौसम एवं जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है किसी निश्चित स्थान पर किसी विशेष समय पर प्रेक्षित वायुमंडलीय दशाओं को उस स्थान का मौसम कहते हैं। यह अल्पकालिक होता है। इसके विपरीत किसी बड़े भूभाग के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। यह दीर्घकालीन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वायुदाब मापने के मुख्य यंत्र कौन से हैं? आंसर है वायुदाब मापने के मुख्य यंत्र, पहला है पारद वायुदाब मापी यानी कि मरकरी बैरोमीटर। दूसरा है फोर्टीन का वायुदाब मापी यानी कि फोर्टेन्स बैरोमीटर। तीसरा है निर्द्रव वायुदाब मापी यानी कि एंड्रॉयड बैरोमीटर। और चौथा है वायुदाब लेखी। हालांकि ये ग्राफ है, एक बैरोग्राफ है, ये यंत्र नहीं है। इसमें वायुदाब का लेखन किया जाता है, मापा नहीं जाता इसके द्वारा। फिर भी लिख लेना आप लोग, वायुदाब लेखी बैरोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 6, वायुदाब लेखी किसे कहते हैं? इसका आंसर है वायुदाब लेखी यानी कि बैरोग्राफ। यह वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने का एक स्वतः अभिलेखी यंत्र है, जिसे निर्द्रव वायुदाब मापी के नियम पर बनाया गया है। बनावट के विचार से यह यंत्र ताप लेखी अथवा आर्द्रता लेखी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्टीन बैरोमीटर क्या है? इसका आंसर है फोर्टीन बैरोमीटर। फोर्टीन बैरोमीटर साधारण पारद वायुदाब मापी का ही एक परिष्कृत रूप है। फोर्टीन बैरोमीटर में साधारण पारद वायुदाब मापी की तरह लगभग 1 मीटर लंबी एक कांच नली होती है, जिसमें पारद कॉलम रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, समदाब रेखा किसे कहते हैं? इसका आंसर है समदाब रेखा यानी कि आइसोबार्स। मानचित्र पर समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब यानी कि आइसोबार समदाब रेखा कहते हैं यानी कि आइसोबार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तापमापी किसे कहते हैं? थर्मामीटर। तापमापी वह उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु, पदार्थ, वायुमंडल में विद्यमान संवेद्य ऊष्मा या ठंड की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस विशेष तापमापी द्वारा आर्द्रता मापी जाती है? इसका आंसर है आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी यानी कि वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। सामान्यतः आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे जनरली अगर आर्द्रता नापनी है तो उसके लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पवन की दिशा किस यंत्र द्वारा मापते हैं? इसका आंसर है
पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए वात दिग्दर्शी यानी कि विंड वैन का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 12, पवन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका आंसर रहेगा पवन की गति मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13, साधारण वर्षामापी एवं स्वयं अंकित वर्षामापी में क्या अंतर है? देखते हैं। साधारण वर्षामापी एवं स्वयं अंकित वर्षामापी में अंतर निम्न है। पहला है, साधारण वर्षामापी एक कीप और जार वाला यंत्र होता है। बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होता है जिसे एक मापने वाले गिलास से मैन्युअल रूप से नापना पड़ता है, जबकि स्वयं अंकित वर्षामापी में एक यांत्रिक ड्रम और पेन लगा होता है। जैसे ही बारिश का पानी इसमें गिरता है, यह अपने आप एक ग्राफ पेपर पर बारिश की दर और समय का रिकॉर्ड दर्ज करता रहता है। दूसरा डिफरेंस अपन देखते हैं। साधारण वर्षामापी से यह पता नहीं चलता कि बारिश किस समय शुरू या बंद हुई या किस घंटे में कितनी बारिश हुई। यह केवल 24 घंटे की कुल बारिश बताता है, जबकि स्वयं अंकित वर्षामापी यह सटीक जानकारी देता है कि बारिश किस समय कितनी तेज या धीमी थी। तीसरा डिफरेंस है, साधारण वर्षामापी को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर जाकर खाली करना और पढ़ना पड़ता है, जिसमें मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि स्वयं अंकित वर्षामापी पूरी तरह से स्वचालित है, इसलिए इसमें बार बार मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती। डिफरेंस फोर्थ, साधारण वर्षामापी बहुत सस्ता और सरल होता है। इसे ज़्यादातर सामान्य मौसम केंद्रों और स्कूलों में कॉलेजों में उपयोग किया जाता है, जबकि स्वयं अंकित वर्षामापी काफ़ी जटिल और महंगा होता है। इसका उपयोग पेशेवर मौसम विभागों, हवाई अड्डों और अनुसंधान केंद्रों पर किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त। वर्षामापी यंत्र का चित्र बनाइए तथा उससे किस प्रकार वर्षा मापी जाती है, ये भी बताना है अपने को। ठीक है, तो देखते हैं। डायग्राम बना लेना है इसका। पहले अपन थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी लिख लो पहले नीचे। आंसर, वर्षा मापी में एक पीतल का बेलन स्टैंड में कसा रहता है। बेलन के ऊपर की ओर एक कीप होता है। इस कीप में गिरने वाला वर्षा का जल बेलन में कीप के नीचे स्थित एक लंबी तथा संकीर्ण नली में एकत्र हो जाता है। कीप के मुंह का क्षेत्रफल नली के मुंह के क्षेत्रफल से ठीक 10 गुना बड़ा होता है। अतः स्पष्ट है कि नली में एकत्र जल की ऊंचाई वास्तविक वर्षा की मात्रा से 10 गुनी अधिक होगी। उदाहरणार्थ, यदि नली में जल स्तंभ की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो वर्षा की वास्तविक मात्रा 1 मिलीमीटर होगी। कीप की तुलना में नली को इसलिए संकीर्ण रखा जाता है ताकि वर्षा की कम से कम मात्रा भी सरलतापूर्वक ठीक ठीक मापी जा सके। वर्षा मापी की नली में एक छड़ जिस पर मिलीमीटर में दूरियां अंकित होती है डालकर वर्षा की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। एक अन्य प्रकार के वर्षा मापी में पीतल के बेलन के मुंह से लगभग 12 सेंटीमीटर नीचे एक कीप इस प्रकार लगाया जाता है कि बेलन के मुंह में गिरने वाला वर्षा का सारा जल बिना छिटके कीप के नीचे रखे बर्तन में एकत्र हो जाए। बर्तन में एकत्र जल को मापक जार से मापकर वर्षा की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और जो इसका चित्र है ड्राइंग शीट पर है, वर्षा मापी यंत्र का चित्र देख लेते हैं। एक तो ये शीट पे बना हुआ डायग्राम है ना। ओरिजिनल डायग्राम भी बता देता हूँ मैं आपको। इसका जो ओरिजिनल डायग्राम है बुक में इस तरह का डायग्राम है। ठीक है, मैं इसको रोटेट करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। एक ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों में से बना लेना कोई सा भी आप लोग जो इजी लगे आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रेन गेज है ये, वर्षा मापी यंत्र है आपका। ठीक है, ये तो जो शीट में बना हुआ था वो लिया है मैंने यहाँ पर, और ये जो आपकी बुक में है, बुक में इस तरह का है, तो आप ये बना सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। ठीक है, पूरी शीट पर अच्छे से आप इसको बना सकते हैं।
ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। मौसम मानचित्रों में सामान्यतः मेघों को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके प्रत्येक चिन्हों को प्रदर्शित कीजिए। इसका आंसर है मेघों के प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं, इसके दो कॉलम बना रखे हैं अपन ने, एक तो मुख्य वर्ग और एक दूसरा उपवर्ग, ठीक है। एक साइड में मुख्य वर्ग, एक साइड में उपवर्ग, ठीक है। तो मुख्य वर्ग में उच्च मेघ, है ना। उच्च मेघ के जो उपवर्ग हैं उनमें पहला है पक्षाब यानी कि शीरस क्लाउड, दूसरा है पक्षाब स्तरी यानी कि सीरो स्ट्रेटस, ठीक है। तीसरा है पक्षाब कपाशी शिरो कुमुलस। ये तीनों उच्च मेघ के उपवर्ग हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में है मध्य मेघ, मध्य मेघ। इसमें मध्य मेघ के उपवर्ग है मध्य स्तरी यानी कि अल्टो स्टेटस, और दूसरा है मध्य कपासी एल्टो कुमुलस। ये दोनों मध्य मेघ के उपवर्ग हैं। फिर है तीसरा मुख्य वर्ग निम्न मेघ। निम्न मेघ के जो उपवर्ग हैं उसमें है स्तरी कपासी यानी कि स्टेटो कुमुलस, और दूसरा है वर्षा स्तरी यानी कि निम्बो स्टेटस, और तीसरा है स्तरी यानी कि स्टेटस, ठीक है। ये निम्न मेघ हैं। और चौथा जो मुख्य वर्ग है उसमें है ऊर्ध्वाधर विकास के मेघ। इसमें है आपके पहला कपासी यानी कि कुमुलस, और दसवां क्या दूसरा कपासी वर्षी कुमो कुमुलो निम्बस, ठीक है। अब इनके जो प्रतीक है ना वो ड्राइंग शीट पर हैं। एक बार मैं इसको भी आपको और सीधा करके बता देता हूँ ताकि आप ऐसे ऐसे लिख लें इसको। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ऐसे कैसे ही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग ऐसे कैसे ही, ठीक है। चलो अब इसका जो डायग्राम है वो ये रहा, ठीक है। शीट जो है इसकी ये रही, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट दोनों में से, ये तो जो शीट में बना हुआ है फाइल में बना हुआ है उसका उसका फ़ोटो था, ठीक है। और ये ओरिजिनल जो है ना बुक में उसका है, तो आप इसमें से बना लेना आप लोग, ओरिजिनल वाले में से मेघ प्रकारों के प्रत्येक, ठीक है। ये प्रत्येक चिन्ह है इसके, ये मेघ प्रकार है कौन कौन से हैं, और ये भी प्रतीक है, ये मेघ प्रकार है। पक्षाब, पक्षाब स्त्री, पक्षाब कपासी, मध्य कपासी, मध्य स्त्री, स्त्री स्त्री कपासी, वर्षा स्त्री कपासी, कपासी कंजेस्टस, कपासी वर्षी, चलमेघ या स्कड, ठीक है। इसमें से बना लेना, इसमें से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, बाकी जो नाम है हेडिंग है वो इस हिसाब से डाल देना, सिंबल्स ऑफ क्लाउड टाइप, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इनका और बना लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 16। मौसम मानचित्र पर वायु वेग को प्रदर्शित करने वाले 10 चिन्हों को बनाइए। चलते हैं फिर वापस ड्राइंग शीट पर। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। अब ये तो शीट का है और ये जो है ना बुक का है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, वायु वेग के प्रतीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ऐसे कैसे आपकी जो सीट है ना उस सीट पर बना लेना, बढ़िया ऐसे ऐसे सीट पर बना लेना आप लोग। एयर स्पीड सिंबल, एयर स्पीड सिंबल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका ऐसे कैसे ही, प्रतीक कॉलम बनाना इसमें प्रतीक वाला, फिर जो उसकी गति है उसका, फिर नोट वाला, ठीक है। ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे कैसे बना बढ़िया शानदार तरीके से इसको आप अपनी शीट पर बना लेना है इसको, ठीक है ना। ठीक है, चलो चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। ये 17वां क्वेश्चन है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है और इस 17वें क्वेश्चन में मौसम मानचित्र पर अंकित समुद्र की दशा के संकेताक्षरों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इसका आंसर है समुद्र की दशा को CM, कैपिटल C स्मॉल m, कैपिटल S स्मॉल m, SL, मोड, MOD, RO तथा HI आदि संकेताक्षरों के द्वारा प्रकट किया जाता है जो निम्न है, ठीक है। तो देखो समुद्र की दशा के संकेताक्षर, ठीक है। तो संकेताक्षर, पूर्ण शब्द और अर्थ, ये 3 कॉलम बनाना आप लोग। पहला है संकेताक्षर, दूसरा है पूर्ण शब्द और तीसरा है अर्थ। तो CM, CM का मतलब होता है काम, CALM, ठीक है। इसका अर्थ होगा शांत सागर। फिर SM, संकेताक्षर SM, SM का मतलब होगा स्मूथ, स्मूथ यानी कि अर्थ होगा इसका अत्यल्प तरंगित सागर। फिर है SL का मतलब स्लाइट, इसका मतलब होगा अल्प तरंगित सागर। फिर है
मॉड यानी कि मॉडरेट, इसका अर्थ होगा सामान्य तरंगित सागर। फिर होगा आरओ यानी कि रफ, प्रक्षुब्ध सागर। फिर आगे चलते हैं संकेताक्षर और पूर्ण शब्द। V.RO यानी कि वेरी रफ, इसका अर्थ होगा अति प्रक्षुब्ध सागर। फिर है HI का मतलब होगा हाई, हाई का अर्थ होगा उच्च तरंगित सागर। फिर VHI का मतलब होगा वेरी हाई, अत्युच्च तरंगित सागर। फिर है PH फिनोमेनल यानी कि प्रलयंकारी सागर। और W है, W का मतलब वेव डायरेक्शन यानी कि तरंग की दिशा। तो ये आपके संकेताक्षर हैं। ठीक है, ये तो क्या बीच में वो एयर स्पीड सिंबल आ गए। ठीक है, तो इनको छोड़ देना, ये तो बना ही लेना आप उधर। ठीक है, ये 17वां का आंसर, वो तो 16 जो है ना वो वायुवेग को प्रदर्शित करने वाले सिंबल, वो तो 16वां का आंसर है। ठीक है, ये 17वें में तो आपको ये संकेताक्षर संकेताक्षर लिखने हैं केवल। ठीक है ना, तो ये संकेताक्षर हैं आपके, ये संकेताक्षर हैं। ठीक है, और ये सॉरी ये संकेताक्षर हैं आपके, ये संकेताक्षर पूर्ण शब्द। ठीक है, इसके बाद में है आपका 18वां प्रश्न। दैनिक मौसम की व्याख्या या वर्णन किन शीर्षकों में किया जाता है, संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर है आपका दैनिक मौसम मानचित्र की व्याख्या निम्न शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है। पहला है प्रारंभिक सूचना। किसी दैनिक मौसम मानचित्र का वर्णन करते समय सर्वप्रथम उसमें प्रदर्शित मौसम की दशाओं के प्रेक्षण की तिथि, दिन तथा समय का उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रेक्षण के समय के नीचे प्रेक्षण का दिन एवं तिथि लिखी होती है। मानचित्र पर ईस्वी सन के आगे कोष्ठक में साके संवत भी लिखा होता है। दूसरा पॉइंट है इसका वायुमंडलीय दाब की व्याख्या। भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र में वायुमंडलीय दाब को 2 मिलीबार के अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 2 मिलीबार के अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इससे कम अंतराल पर बनाई गई समदाब रेखाएं खंडित कर दी जाती है। प्रत्येक समदाब रेखा पर उस मिलीबार में मान लिखा होता है। उच्च वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र पर अंग्रेजी भाषा का H अक्षर तथा निम्न वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र पर L अक्षर लिख दिया जाता है। समदाब रेखाओं की आकृति या प्रतिरूप कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वृत्ताकार, अंडाकार, वेज, कॉल तथा वी आकार आदि। अलग अलग प्रतिरूपों से घिरे भूभागों में अलग अलग प्रकार का मौसम होता है। दाब प्रवणता से तात्पर्य मानचित्र पर समदाब रेखाओं के बीच की दूरी से है। जिन भागों में समदाब रेखाएं पास पास होती है वहां दाब प्रवणता की मात्रा अधिक होती है। जहां समदाब रेखाएं दूर दूर बनी होती है वहां दाब प्रवणता की मात्रा कम होती है। अधिक दाब प्रवणता के क्षेत्रों में वायुवेग अधिक तथा अल्प दाब प्रवणता वाले भागों में वायुवेग मंद होता है। तीसरा पॉइंट है पवन। दैनिक मौसम मानचित्र में पवन की दिशा एवं वेग को एक ही प्रतीक से प्रकट किया जाता है। तीर के समान आकृति वाले इस प्रतीक के शिफ्ट की मानचित्र पर दिशा से पवन की दिशा का बोध होता है तथा सेप्ट में बनाए गए त्रिभुजों एवं तिरछी रेखाओं की संख्या पवन के वेग को प्रकट करती है। इस प्रतीक का दूसरा सिरा मानचित्र में मौसम प्रेक्षणशाला पर बनाए गए छोटे वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है। यदि पवन शांत है अर्थात धुआं सीधा ऊपर की ओर उठता है तो प्रेक्षणशाला के वृत्त के केंद्र पर एक बिंदु अंकित कर देते हैं। ठीक है, आकाश की दशा। नंबर 4 पॉइंट है आकाश की दशा। आकाशीय दशा का वर्णन करते समय 3 बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। पहला, मेघावरण की मात्रा। दूसरा, मेघों की प्रकृति। तीसरा, अन्य वायुमंडलीय परिघटनाएं क्या है तथा वे किन किन केंद्रों पर प्रेक्षित की गई है। मेघावरण व मेघों की प्रकृति प्रदर्शित करने के लिए प्रेक्षणशाला के वृत्त में प्रतीक बना दिए जाते हैं, परंतु अन्य वायुमंडलीय परिघटनाओं जैसे धुंध, कुहासा, कोहरा, मरीचिका, दूरस्थ रजत प्रदीप्ति, तड़ित झंझा तथा आंधी बगुला आदि दिखलाने के लिए अलग से प्रतीक बनाए जाते हैं।
पांचवा है वर्षण के प्रकार एवं मात्रा। मेघों से धरातल पर आर्द्रता गिरने की क्रिया को वर्षण कहते हैं। इस प्रकार वर्षा, हिम तथा ओला आदि वर्षण के ही विभिन्न रूप हैं। यदि वर्षा की मात्रा 2 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो उसे संबंधित प्रेक्षणशाला के वृत्त के दक्षिण पूर्व में अंकों में लिख दिया जाता है। 0.25 से 0.74 सेंटीमीटर वर्षा को, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल लिखना है, ऐसे ऐसे सिंबल बनाना प्रतीक से, तथा 0.75 से 1.49 सेंटीमीटर वर्षा को आई जैसा प्रतीक है ना, आई जैसा प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र में 0.25 सेंटीमीटर से कम वर्षा को प्रदर्शित नहीं किया जाता। ठीक है। वर्षण के शेष प्रकारों को मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निश्चित प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में है समुद्र की दशा। भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र में तटवर्ती सागर की दशा को CM, SM, SL, मोड, RO तथा HI आदि संकेताक्षरों के द्वारा प्रकट किया जाता है। 7वां पॉइंट है तापमान का प्रसामान्य से विचलन। भारतीय दैनिक मौसम मानचित्रों में तापमान की वास्तविक मात्रा के स्थान पर दैनिक तापमानों का प्रसामान्य या मानक तापमानों से विचलन प्रदर्शित किया जाता है। इस कार्य के लिए दैनिक मौसम रिपोर्ट में मुख्य मानचित्र के नीचे 2 छोटे सहायक मानचित्र बनाए जाते हैं। एक सहायक मानचित्र में गत 24 घंटे की अवधि में प्रेक्षित अधिकतम तापमान के प्रसामान्य या मानक से विचलन प्रदर्शित किया जाता है, तथा दूसरे सहायक मानचित्र में इस अवधि में प्रेक्षित न्यूनतम तापमान का न्यूनतम तापमान के प्रसामान्य से विचलन दिखाया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19, इस पृष्ठ पर अंकित जनवरी माह की भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट की व्याख्या विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विस्तार से कीजिए। संडे 25 जनवरी 1978, 11 पौष 1899 शक। ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जो आपके फाइल में जो भी मानचित्र दे रखा है उसमें जो चीज़ें हैं वो एक सही तरीके से शो नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आंसर लिखा है आपका ये। ठीक है। तो इसको आप ऐसा से लिख लेना। ठीक है ना। जनवरी का ये आपकी फाइल में भी जनवरी का ही दे रखा है और ये भी जनवरी का ही है, आंसर जनवरी का ही है। ओके। थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, ज़्यादा नहीं करा, थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है। लिखो आंसर। फर्स्ट है प्रारंभिक सूचना। यह दैनिक मौसम मानचित्र रविवार 1 जनवरी 1978, 11 पौष शक 1899 को भारतीय समयानुसार प्रातः 8:30 बजे, ग्रीनविच माध्य समय 3 बजे की मौसम संबंधी दशाओं को प्रदर्शित करता है। मानचित्र में प्रेक्षण के समय प्रातः 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में प्राप्त वर्षा की मात्रा दिखलाई है। वायुमंडलीय दाब। सेकंड पॉइंट है वायुमंडलीय दाब। सामान्यतः दक्षिणी भारत में दक्षिण कोष्टक में 1014 मिलीबार से उत्तर 1020 मिलीबार की ओर तथा उत्तर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र से पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर को वायुमंडलीय दाब में वृद्धि हो रही है। निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में तथा अरब सागर के सुदूर दक्षिणी भाग में वायुमंडलीय दाब की मात्रा 1014 मिलीबार है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में बढ़कर 1024 मिलीबार हो गई है। समदाब रेखाओं का अंतराल 2 मिलीबार है। इसमें सब पॉइंट है आपके। नंबर 1, उच्च वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र। मानचित्र में एच अक्षर द्वारा 2 क्षेत्रों में उच्च वायुमंडलीय दाब दिखलाया गया है। प्रथम क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित है। इस भाग में वायुमंडलीय दाब की मात्रा 1024 मिलीबार है। दूसरा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण उच्च वायुमंडलीय दाब क्षेत्र उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी नागालैंड तथा उत्तरी म्यांमार पर स्थित है। इस क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब की मात्रा 1020 या उससे अधिक प्रेक्षित की गई है। नंबर 2, निम्न वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र। मानचित्र में निम्न वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप, श्रीलंका,
तथा दक्षिणी भारत एवं दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में स्थित है। पहचान के लिए यल अक्षर लिखा गया है। यहाँ निम्न वायुदाब 1014 मिलीबार है। 1016 मिलीबार की समदाब रेखा दूसरे क्षेत्र को सीमांकित करती है। तीसरा पॉइंट है समदाब रेखाओं की प्रवृत्ति। मानचित्र के उत्तरी पश्चिमी भाग की समदाब रेखाओं की प्रवृत्ति के अध्ययन से स्पष्ट है कि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के आर पार स्थित निम्न वायुदाब गर्त के रूप में पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट दाब प्रवणता। मानचित्र के पश्चिमी आधे भाग में पूर्वी आधे भाग की अपेक्षा दाब प्रवणता अधिक है। ठीक है। अब है पवन। तीसरा पॉइंट मेन। मानचित्र में पवनों की दिशा एवं वेग पर उच्च व निम्न दाब क्षेत्रों की स्थिति तथा दाब प्रवणता का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। इसमें पहला पॉइंट है पवनों की दिशा। राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में पवनों की दिशा मुख्यतः पश्चिमी अथवा उत्तरी पश्चिमी है। गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा असम में पवन की दिशा उत्तरी पूर्वी अथवा उत्तरी पूर्वी है। पूर्वी अथवा उत्तरी पूर्वी है। तमिलनाडु में उत्तरी व उत्तरी पूर्वी तथा केरल में उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी पवनें हैं। नंबर 2 पवनों का वेग। मुंबई तथा नेल्लोर के समीप सागरीय भागों में वायु का वेग 13 से 17 नॉट है, परंतु स्थलीय भाग पर कहीं भी वायु वेग 12 नॉट से अधिक नहीं है। पवनों की अपेक्षाकृत मंद गति होने के कारण समदाब रेखाओं का दूर दूर स्थित होना है। नंबर 4 पॉइंट आकाश की दशा। पहला है इसमें मेघावरण की मात्रा। शीत ऋतु होने के कारण अधिकांश मौसम प्रेक्षण केंद्रों पर आकाश मेघ रहित है। श्रीनगर, जबलपुर, नेल्लोर तथा बेंगलोर में आकाश मेघाच्छन्न है। कोचीन, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, उदयपुर तथा डिब्रूगढ़ के 7/8 आकाश मेघों से ढका है। आसनसोल तथा पेशावर में आकाश के 3/4 भाग में मेघ है। औरंगाबाद, इंदौर तथा कार निकोबार केंद्रों पर आकाश के 5/8 भाग में मेघ छाए हुए हैं। बीकानेर एवं पुणे में आकाश का 1/2 भाग तथा मंगलौर, हैदराबाद, मुंबई, निजामाबाद, रायपुर, जोधपुर, गुवाहाटी एवं तेजपुर में आकाश का 1/4 भाग मेघों से ढका है। दिल्ली, ग्वालियर तथा भोपाल में आकाश स्पष्ट है। नंबर 2 मेघों की प्रकृति। मानचित्र में निम्न ऊंचाई वाले मेघ दिखलाए गए हैं। नंबर 3 अन्य वायुमंडलीय परिघटनाएं। गोरखपुर, रायपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, मुंबई, पुणे, कोचीन तथा त्रिवेंद्रम में धुंध छाया हुआ है। जयपुर, इंदौर, इलाहाबाद, गुवाहाटी तथा इम्फाल में कुहासा प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली, ग्वालियर, मैनपुरी तथा लखनऊ में कोहरा छाया हुआ है। 5 वर्षण। वर्षा का सामान्य वितरण। बिहार के पठार तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा प्रकीर्ण है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी बंगाल में विलगित रूप में वर्षा हुई है। शेष भागों में मौसम शुष्क रहा है। नंबर 2 अधिक वर्षा के क्षेत्र। श्योनी, धर्मपुर, सीधी, बैतूल, अमरावती, छिंदवाड़ा, डाल्टनगंज, रांची में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा हुई है। 6 समुद्र की दशा। मुंबई तथा नेल्लोर के समीप सागर सामान्य तरंगित है। 7 अधिकतम तापमान का प्रसामान्य से विचलन। दक्षिण हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश तथा गुजरात में अधिकतम तापमान प्रसामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम है। अधिकतम तापमान का प्रसामान्य से अधिकतम ऋणात्मक विचलन 8 डिग्री सेल्सियस उत्तरी राजस्थान में हुआ है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम एवं असम के कुछ भागों में अधिकतम तापमान प्रसामान्य के अनुरूप है। देश के शेष भागों में अधिकतम तापमान प्रसामान्य से अधिक है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी, पश्चिम बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा पश्चिम जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान प्रसामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। 8 न्यूनतम तापमान का प्रसामान्य से विचलन। पूर्वी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात में रात्रि का तापमान प्रसामान्य से कम है। पश्चिम बंगाल, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में न्यूनतम तापमान प्रसामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। उड़ीसा, बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना तथा उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक भागों में न्यूनतम तापमान प्रसामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शेष भागों में रात्रि के तापमान का प्रसामान्य से कोई विचलन नहीं हुआ है। ये आपका यूनिट टेस्ट कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है ना। ये यूनिट टेस्ट के आपके 19 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हैं। इसके बाद में आप
का ये तो कंप्लीट कर ही लेना है ना। इसमें आपके क्या नाम से ये संकेताक्षर लिख ही लोगे आप लोग, ये वायु वेग के प्रतीक हैं ये लिख ही लोगे, कर ही लोगे, शीट पर बना ही लोगे, ठीक है ना। शीट में थोड़ी सी जगह छोड़ देना ऊपर से, उस हिसाब से बना देना इसको, ठीक है। नाम लिखने के लिए थोड़ी जगह छोड़ना ऊपर शीट में, ताकि नाम अच्छे से लिख दो आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। तब तक इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।